Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Faraday's law of electromagnetic induction and Lenz's law. आइए देखते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ ये है, जैसे आपका ये है कॉइल, यस, जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है, जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दें, जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यदि क्लोज सर्किट है, यदि क्लोज सर्किट है तो ऐसे केस में उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको ये पहले से पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा उत्पन्न होता है, चाहे सर्किट क्लोज रहे या ओपन रहे, लेकिन इंड्यूस्ड करंट तभी उत्पन्न होता है जब सर्किट क्लोज होता है। तो जब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। यदि सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में या सर्किट में तभी तक प्रोड्यूस होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यदि आपने परिवर्तन करना बंद कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बंद हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान दें, तो पहला काम है, और ये सब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में विधिवत अध्ययन किए हैं। उसी के आधार पर फैराडे ने अपना 2 नियम दिया है, जिसमें पहला नियम ये है, जब ध्यान दें, मतलब जब कॉइल और मैग्नेट के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तभी क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन से पहला काम है इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होना, और उसके बाद सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। तो ये क्रिया तभी तक चलती रहेगी जब तक ये फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही इनके बीच रिलेटिव मोशन आपने बंद कर दिया, फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट खत्म हो जाएगा। यस, तो एक बार दोबारा सुने, जब सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। यदि सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब दोबारा इसे देख लिया जाए इंग्लिश में। Whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced in the conductor. If the conductor forms a closed coil and induced current flow through it. Yes. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ देखा जाए। सेकेंड लॉ ये है कि आपको शायद पता है कि फैराडेज लॉ जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये मैग्नीट्यूड बताता है, केवल ये डायरेक्शन की जानकारी नहीं देता है। डायरेक्शन की जानकारी लेंज के नियम से आपको प्राप्त होगा आगे। यस, तो सेकेंड लॉ में ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये चेंज इन फ्लक्स की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए E इक्वल टू के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ये लिखा जाएगा। बाई एक्सपेरिमेंट
बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू 1। तो अब यहां से ई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा मॉड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसका रियल जो फार्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से प्रतीक करते हैं या कुछ लोग इस टाइप से दिखाते हैं। ई एवरेज इसका जो रियल फार्मूला होता है वो माइनस में होता है, लेकिन फैराडेज लॉ हमें मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है। ध्यान दें, लेंज, ये निगेटिव साइन इंडिकेट्स लेंज लॉ। ध्यान दें, ये एवरेज है। एवरेज मतलब 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच ईएमएफ, कुछ इस टाइप के टाइम इंटरवल में जब पूछा जाएगा तो वहां एवरेज की बात आएगी। और किसी इंस्टेंट पर जब पूछा जाएगा तो इंस्टेंट वाला कंडीशन हो जाएगा कि ई इंस्टेंट, तो ऐसे केस में आएगा मॉड डी फाई अपॉन डी टी आएगा। या इसका रियल फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इतनी जानकारी यहां से ये मिली। आगे ये लिखना है, इफ रेजिस्टेंस of coil has R ohm, then if resistance of coil is R ohm, then induced current I एवरेज हो जाएगा E एवरेज अपॉन I इक्वल टू V अपॉन R होता है, V के स्थान पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें, तो ये एवरेज हो जाएगा जब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की बात करेंगे। जब किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम वैल्यू रखें तो ई एवरेज, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से आपका ये आ रहा है 1 अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये अगर इंस्टेंट पे पूछा जाए इंस्टेंट पर तो E अपॉन आर हो जाएगा। तो ऐसे केस में 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। इतनी जानकारी यहां से ये हो रहा है। इंड्यूस्ड करंट है ये एवरेज, ये किसी इंस्टेंट पर इंड्यूस्ड करंट है। कब? जब कॉइल का रेजिस्टेंस हमें मालूम रहेगा तब। तो इंड्यूस्ड करंट अगर निकाल चुके तो इंड्यूस्ड चार्ज भी होता है, तो वो भी देख लिया जाए। इंड्यूस्ड चार्ज Q इक्वल टू I या I एवरेज इंटू डेल्टा टी। I एवरेज इंटू डेल्टा चार्ज Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी। तो वहां से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें डेल्टा टी से क्या करना होगा? मल्टीपल करना होगा। तो Q इक्वल टू आई एवरेज होता है 1 अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू जो आ रहा है इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा फाई अपॉन आर, ये चीज आ रहा है। चलो नहीं लाए, Q इक्वल टू आ रहा है डेल्टा फाई अपॉन आर। तो आप इस फार्मूले को ध्यान दें। अगर हमको चेंज इन फ्लक्स मालूम है तो उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देने से हमें इंड्यूस्ड चार्ज की जानकारी तुरंत हो जाती है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कहीं टाइम अब नहीं आया है। तो न्यूमेरिकल लगाते समय अगर हम कहीं भी
चेंज इन फ्लक्स फाइंड किए हैं और इंड्यूस्ड चार्ज हमसे पूछता है, तो तुरंत रेजिस्टेंस से भाग डिवाइड कर देंगे तो हमें इंड्यूस्ड चार्ज पता चल जाएगा। इंड्यूस्ड चार्ज इज टाइम इंडिपेंडेंट। इंड्यूस्ड चार्ज इज टाइम इंडिपेंडेंट। इंड्यूस चार्ज जो है टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें फार्मूले में टाइम से टाइम क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इतनी जानकारी फैराडे के सेकंड लॉ में, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकंड लॉ में हमें आपको देनी थी। तो ध्यान दें, ये जो है ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो उसके मैग्नीट्यूड की जानकारी देती है, डायरेक्शन की नहीं। डायरेक्शन के लिए आपको डायरेक्शन के लिए जानकारी आपको लेंज से मिलेगा, लेंज लॉ में। हाँ यस, तो इसका परिभाषा देख लिया जाए। सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, तो ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होगा, जैसे चुंबक और कॉइल के बीच जो रिलेटिव मोशन, जितना जल्दी जल्दी रिलेटिव मोशन होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, जितना जल्दी जल्दी होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट आपको मिलेगा। यस, तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यही सेकेंड लॉ है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग है लेंस लॉ, बहुत जरूरी हेडिंग है, ध्यान दिया जाए। तो लेंस लॉ में हमारे गुरुजी ने बताया, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया हो उसी का विरोध करो, यही लेंज का नियम है। तो वो चीज मैं आपको भी बता दे रहा हूं, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा बताए थे। तो देखिए, तो किसी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट का की डायरेक्शन ऐसा होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यही आपको जानना है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच इट अपोजेज द चेंज और काज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब वो परिवर्तन का विरोध करता है या काज का विरोध करता है, कारण किस कारण से वो उत्पन्न हुआ है। तो किसी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट का की डायरेक्शन ऐसा होता है कि वह उस कारण का या चेंज का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यह आपको समझने के लिए दिमाग में रखना चाहिए, जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है उसी का विरोध करो, यही लेंज का नियम है। तो ये चीज समझने के लिए दिमाग में आप रखिए, ये चीज लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो यही, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट in a circuit is always such it opposes the change or cause producing it। ध्यान दें, तो इसको कई एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे। और देखें, तो जो फार्मूला इससे पहले आया था फैराडेज लॉ में, सेकेंड लॉ में, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तो माइनस भी माइनस होता है वास्तव में, एंड इंड्यूस्ड करंट आया था आई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो आपका ये चेहरा मिलेगा। यहां पे हेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स द कंसेप्ट ऑफ लेंज लॉ। यहां निगेटिव साइन लेंज लॉ के कंसेप्ट को बताता है, ध्यान दें। अब इस नियम को हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, ध्यान दें कैसे। अब देखिए, एक कोई सर्किट है, कॉइल है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है कि इससे ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, फाई भी क्या करेगा, फाई इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से फाई इंक्रीज करेगा। फाई इंक्रीज करने से क्या उत्पन्न होगा, फाई इंक्रीज किया, इसका क्या मतलब, आपने फ्लक्स चेंज किया। फ्लक्स चेंज करने से क्या उत्पन्न होगा, अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। यहां कहेंगे करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट बी के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज,
बी इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने का मतलब होता है कि फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो क्लोज सर्किट में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हमें विरोध करना होगा। तो फाई को क्या करना होगा, घटाना होगा। फाई डिक्रीज, फाई को घटाना होगा। फाई घटाने के लिए क्या करना होगा, बी को घटाना पड़ेगा। बस अब इतनी कंडीशन है, ये आप लगाइए। तो बी इंक्रीज कर रहा है, बी इंक्रीज करने से फाई इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा बनाइए कि इसका अपोज करे। ये इंड्यूस्ड करंट किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, फाई के इंक्रीज करने का। अब हमें फाई को घटाना है, फाई को घटाना है यानी बी को घटाना है, बी को डिक्रीज करना है। तो बी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड आपको बना देना चाहिए। हाँ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपवर्ड आपको बना देना चाहिए। ये है ACW, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बना देना चाहिए। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया। हाँ, तो इसके आधार पे हम यहाँ पर बता देते हैं कि मैग्नेटिक करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंस लॉ जो है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है और फैराडे लॉ इनके मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है। यस, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो कुछ और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, लेंज का अगला एग्जाम्पल देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल। तो कई एग्जाम्पल की सहायता से लेंज लॉ के कंसेप्ट को हम समझाना चाहते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट क्या हो रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, किसी भी दिशा में इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कॉइल है, इसमें इंड्यूस्ड करंट का आपको डायरेक्शन बताना है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर ये करंट है तो इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है करंट कैरिंग, इसके सभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है, इसका क्या फार्मूला है। तो B इक्वल टू होता है μ0/2πI/R, मतलब B प्रोपोर्शनल 1/R के होता है। यस, तो यहां से तो ये दूरी कांस्टेंट है, तो इसके कारण अगर I करंट है तो यहां कारण क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहां इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। अगर इस तरफ आप निकाल रहे हैं इस करंट की वजह से तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, या इस नियम से, या आपको ये डायरेक्शन निकालने का मैं ये तरीका बताया हूं। तो इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। ध्यान दें, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। यस, चलिए जी, डायरेक्शन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, वर्टिकली अपवर्ड हो गया। अब देखिए, अब यहां इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है। इस लूप में कैसे होगा, आई इंक्रीज करेगा तो आई इंक्रीज करने से क्या करता है, बी भी इंक्रीज करेगा। बी इंक्रीज करने से फाई क्या करेगा, इंक्रीज। ये सब लोग जान रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी तो बढ़ेगा। ध्यान दें, V प्रोपोर्शनल I है। देखिए, करंट इंक्रीज करेगा तो फाई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फाई इंक्रीज करेगा मतलब चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज हो गया तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ। इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ तो किसके कारण, फ्लक्स के इंक्रीज करने के कारण। अब हमको क्या करना होगा, फ्लक्स को डिक्रीज करना होगा। तो फाई डिक्रीज होगा तो जाहिर बी भी क्या होगा, बी को डिक्रीज करना पड़ेगा। फाई डिक्रीज करने के लिए बी डिक्रीज करेगा। अब ऐसा करंट का डायरेक्शन लूप में ऐसा बनाइए कि बी डिक्रीज करे, बस इतना ही आपको बताना है। तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका डायरेक्शन आप बना दीजिए डाउनवर्ड, आई डैश इस डायरेक्शन में। यस, इस डायरेक्शन में आप बना दीजिए। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, AW। ध्यान दें, तो ये लूप का डायरेक्शन हो गया। आप देखिए,
इस लूप ये इंड्यूस्ड करंट का जो ये डायरेक्शन है, इसकी सहायता मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, और जो आपकी फिगर में पहले से है वो वर्टिकली अपवर्ड है डायरेक्शन। तो जाहिर है कि क्या हो गया, विरोध हो गया उनका। यस, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे समझाना था। आई इंक्रीज करने से बी इंक्रीज करेगा, बी इंक्रीज करने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई इंक्रीज कर रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ। इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ तो ये इंड्यूस्ड करंट किसका क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करता है। ये फ्लक्स के इंक्रीज करने के कारण उत्पन्न हुआ है, तो अब आपको फ्लक्स डिक्रीज करना है। फ्लक्स डिक्रीज होगा, करने के लिए बी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए ये दोनों डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये रहा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 देखा जाए। 3 में देखिए इस टाइप का है। अब की वाले फिगर में एक लूप का ये शेप कोई भी हो, आप रेक्टेंगल बनाइए, ट्रेंगल बनाइए, सर्किल बनाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है। यही चीज दोबारा यहां बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई, अब की बार ये वायर में करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज करने से बी क्या करेगा, इसी फार्मूले से फिर यहां सब क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ध्यान दे, वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड। देखिए इस डायरेक्शन करंट, या इस डायरेक्शन में इस टाइप से आप बोल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। यस, या आपको हम तरीका बताए हैं कि इस टाइप का करंट बह रहा है, तो ऐसे देखिए करंट के डायरेक्शन में इस अंगुली को ऐसे कर लीजिए, देखिए यस, तो डाउनवर्ड होगा। तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस सिंबल दर्शाते हैं, ये हमको पता है। यस, तो इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन आया। अब जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें जानकारी करना है। तो आई डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज करेगा इस फार्मूले से, तो आप जान जाइए कि बी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बी डिक्रीज करेगा। जब बी डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज, फाई डिक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो अब क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। अब इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हुआ है, ये जिस कारण से हुआ है उसी का क्या करना, अपोज करना है। तो फाई के डिक्रीज करने के कारण उत्पन्न हुआ है, तो फाई को आपकी बढ़ाना होगा। क्या करना होगा, फाई को बढ़ाना होगा, इंक्रीज। फाई इंक्रीज करेगा, फाई इंक्रीज करने के लिए बी को बढ़ाना होगा, बी इंक्रीज करेगा। तो आप यहां इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा बनाइए कि बी क्या करे, इंक्रीज करे। अब देखिए बी इंक्रीज करे तो ऐसी दशा में जो करंट का डायरेक्शन होगा आई डैश, वो यूं होगा। यस, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा। तो बहुत आपको ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है, सफाई से आपका काम हो रहा है। अब देखिए यहां पे फाई को इंक्रीज, बी को इंक्रीज कराना है। बी को इंक्रीज कैसे कराएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड पहले से है, ऐसा करिए लूप में भी ऐसा डायरेक्शन बनाइए इंड्यूस्ड करंट का जो कि उससे मेल खा जाए। तो इसमें ऐसा डायरेक्शन लूप का ऐसी इस डायरेक्शन में बना देने से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। और वर्टिकली डाउनवर्ड पहले से भी था, वायर में करंट के कारण भी था। तो मैग्नेटिक बी इंक्रीज कर गया, फाई इंक्रीज कर गया, तो ये कंडीशन भी पूरा हो गया। तो लूप का डायरेक्शन ये होगा। तो इसके आधार पे हम लोग लूप का डायरेक्शन चेंज कर, मतलब हाँ बता देते हैं। तो हमें लगता है कि ये आपको 3 एग्जाम्पल अब तक समझ में आया होगा। यस, अब हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ जिसका फिगर बना हुआ है। यस, और इसी फार्मूले से सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की फील लीजिए। अब की बार हमारा ये लूप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये करंट है, करंट आई कांस्टेंट दिया है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है। करंट आई कांस्टेंट दिया है, तो इस फार्मूले से भी आपको सोचना चाहिए। तो बी प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का मान कम होता चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ध्यान दे, या इस टाइप से अगर आप सोचते हैं, हाँ,
तो भी डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड के लिए आप ये सिंबल प्रयोग करते हैं। यस, चलिए अब देखिए, तो ये दूरी बढ़ रही है, ऐसे से दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा, आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो एक फिक्स डिस्टेंस, यहां से फिक्स डिस्टेंस आर डिस्टेंस, जैसे इतना अगर फिक्स डिस्टेंस है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आगे आप बढ़ रहे हो, ऐसे में जाओगे तो फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अरे भाई, एक निश्चित दूरी पर फील्ड कांस्टेंट रहेगा, आर बराबर निश्चित है। तो अब ऐसे में आर आपका बढ़ रहा है, आर बढ़ने से बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आर बढ़ने से बी का मान कम होगा। तो यहां बी क्या हो रहा है, बी डिक्रीजिंग। हाँ, जब इधर हम लोग चल रहे हैं तो बी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, आर बढ़ने से बी का मान घट रहा है। बी घटेगा तो फाइव भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फाइव डिक्रीज करेगा, फाइव डिक्रीज करेगा मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो अब क्या होगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। अब इंड्यूस्ड करंट किसके कारण उत्पन्न हुआ, फाइव के डिक्रीज करने के कारण। तो फाइव को यहां क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, फाइव को इंक्रीज करना होगा। यस, फाइव इंक्रीज करेगा तो बी भी क्या करेगा, इंक्रीज। ऐसा कुछ करो, कोई बी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा बनाइए कि बी इंक्रीज करे। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपको ऐसा ही बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि बी को इंक्रीज कराना है। और जो इस करंट, कांस्टेंट करंट के कारण जो बी का डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो लूप में भी ऐसा डायरेक्शन बनाइए कि उससे भी क्या हो जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए। और इसके कारण और लूप के कारण सेम डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, तो यहां से पता चल जाता है कि हमें लूप का डायरेक्शन क्या लेना है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि लेंज का नियम जो है लूप इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है। हाँ, तो हमें लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है पांचवा एग्जांपल लेते हैं। पांचवा एग्जांपल में आई कांस्टेंट है, जैसे यहां आई कांस्टेंट था वैसे यहां भी आई क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं, अब की बार जो लूप है हमारा वो हम पैरेलल लेके जा रहे हैं, करंट के पैरेलल लेके जा रहे हैं। इस करंट के कारण तो यहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। चलिए भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड भी होगा। यस 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 यस, इस टाइप से इस कांस्टेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस जो आर का मान नहीं चेंज कर रहे हैं, आर का मान जो भी कुछ है भगवान कसम सेम है। अब की बार क्या हो रहा है, हम करंट के पैरेलल चल रहे हैं, करंट के पैरेलल चल रहे हैं। तो अब बताइए क्या होगा, पैरेलल चलने से क्या होगा। पहला काम तो अब की बार यहां क्या है, बी क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई, जब यहां से ना करंट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है और दूरी भी कांस्टेंट है, तो बी अलग कैसे हो सकता है, तो जाहिर बी कांस्टेंट होगा। जब बी कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स कांस्टेंट होगा मतलब चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू जीरो है। फ्लक्स कांस्टेंट का मतलब होता है डेल्टा फाई इक्वल टू क्या है, जीरो है। जब चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, कोई करंट, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न ही नहीं होगा। बिना फ्लक्स परिवर्तन के इसमें करंट, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये फिगर ऐसा है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं उत्पन्न होगा। हाँ, तो ये अब दो एग्जांपल और हमको लेना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखा जाए, मैग्नेट कॉइल एग्जांपल। यस, तो लेंज के नियम को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल में पहला है, देखें मैग्नेट कॉइल एग्जांपल में का पहला, तो ये कि यहां कॉइल है और ये मैग्नेट है।
ये यहाँ पे आप हैं, आपकी कातिलाना आंखें हैं, आप इसे देख रहे हैं। तो ध्यान दें, अब जब मैग्नेट को कॉइल के समीप ले जाते हैं तो ये समीप आने नहीं देती है, और जब दूर ले जाते हैं तो दूर जाने नहीं देती है। ध्यान दें, जब ये करीब ले आएंगे तो ये इसका क्या करेगा, इसके मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि जब मैग्नेट को कॉइल के समीप ले जाएंगे तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। ये इंड्यूस्ड करंट जो है किस कारण उत्पन्न हुआ, मैग्नेट के करीब आने के कारण, तो वो करीब आने का विरोध करेगी। यस, तो आप ऐसा डायरेक्शन बनाइए कि ये विरोध करे। तो ये तो तब हो सकता है जब कॉइल का इधर वाला नॉर्थ की भांति व्यवहार करे और इस साइड वाला साउथ की भांति। तो ऐसा डायरेक्शन आप बनाइए। देखिए, तो ये कॉइल का ये वाला तल्ली, देखिए ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे है, ये ऊपर है, इस टाइप से बनाइए। तो आप ये देखिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये बनाइए, तो हमें लगता है कि इधर वाला पोर्शन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस टाइप का छल्ला होगा, ये इस टाइप से, कि ये वर्टिकली अपवर्ड, ये तो ये इधर इस टाइप से अगर बनाएंगे तो ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ पोल को दर्शाता है। इधर से ये नॉर्थ लगेगा, इस साइड से जिधर ये देख रहे हैं आप उधर से ये नॉर्थ हो जाएगा। अब ये पास आती है तो पास आने नहीं देती है। हाँ, तो इसीलिए ये डायरेक्शन आपको बनाया गया है। देखिए, कॉइल फेस बिहेव्स एज नॉर्थ पोल टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। यस, तो जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के समीप ले जाते हैं तो कॉइल का सामने वाला नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करता है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो उसके मोशन का क्या करे, अपोज हो। तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस टाइप से होता है। आइए दूसरे फिगर में दूसरा कॉइल लेते हैं। तो सेम कंडीशन है, बट जो है अब की बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं। तो जब ये दूर ले जाते हैं, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं तो दूर जाने नहीं देती है। दूर जाने का क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध कैसे करेगा, विरोध तब करेगा, दूर ये नॉर्थ है तो ये अगर साउथ हो जाए, क्या हो जाए, ये साउथ हो जाए, ये वाला नॉर्थ हो जाए तो जाने का विरोध करेगा। तो यहां देखिए, कॉइल फेस बिहेव्स एज साउथ पोल टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। यस, मोशन ऑफ मैग्नेट। तो ये इसका साउथ हो जाएगा, और साउथ के लिए इसका डायरेक्शन क्यों बनाना, इस टाइप से बनाना पड़ेगा। इधर से देखने पे ये साउथ लगे, बाहर से इस साइड से देखने से, तो इसका डायरेक्शन क्या करना होगा, इसका डायरेक्शन यूं करना होगा, आई डैश क्लॉकवाइज अब की बार हो जाएगा यूं। ये ध्यान देना है, ये वाला नीचे है, इस टाइप से ये करंट है, इस टाइप से लूप है। तो करंट आपकी बार यूं बह रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो करंट क्यों बह रहा है, यूं, मतलब क्लॉकवाइज। CW क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये आदमी इधर देखेगा तो ये करंट साउथ पोल तभी बनेगा जब करंट का डायरेक्शन ये हो। तो ध्यान दें, तो यहां पे करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से सेट हुआ। ध्यान दें, कॉइल फेस बिहेव्स एज साउथ पोल टू अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। तो कॉइल का फेस जो है साउथ पोल बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन का विरोध करेगा। तो साउथ पोल तभी होगा जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। ये दो एग्जांपल और था। इसी कंसेप्ट पर कुछ नोट पॉइंट, अच्छा पॉइंट हम देखते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, नोट 2 पॉइंट और आपको नोट कर लेना चाहिए, यहां पे बहुत जरूरी पॉइंट है। ये समझिए क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पे। तो एक आपका ये कॉइल है या लूप है, जो भी है। अब एक मैग्नेट जो है ऊपर से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ये फ्री फॉल का कंडीशन है। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा,
वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी के बराबर होगा, या ये जिस स्पीड से यहां हम मैग्नेट को ले जाके ऐसे छोड़ दिए, फ्री कर दिए, और ये इस टाइप का लूप है तो इसमें ऐसे गिर रहा है वो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल जी से ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे केस में यहां पे आपको ये देना है स्मॉल ए का मान जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? कम इसलिए हो जाएगा कि जब मैग्नेट कॉइल के समीप आएगा तो फ्लक्स में चेंजिंग होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ये सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसका क्या करता है, अपोज करता है। तो ये करीब आने का उत्पन्न हुआ, करीब आने का विरोध करेगा। विरोध करने के लिए इधर नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ। तो इस लूप में डायरेक्शन ऐसा बनाइए कि ये क्या बने, ये अंदर वाला तल्ली है तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए आई डैश। ये तो आई डैश का जो डायरेक्शन है ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉक वाइज है। तो इस टाइप का लूप होगा तो इस टाइप देखे ऐसे आप बनाइए डायरेक्शन। तो लूप इस टाइप से है तो उसमें करंट इस टाइप से फ्लो करा दीजिए एंटी क्लॉक वाइज। ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉक वाइज लगना चाहिए तो वो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये होगा। तो ऐसी दशा में तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान दें। तो जब ये विरोध कर रहा है, जब मैग्नेट नीचे आ रहा है तो इसके मोशन का क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है। अगर वो फ्री फॉल होता तो जी एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, जी के बराबर होता और नीचे तक आता। क्योंकि जब ये नजदीक आता है तो यहाँ पे क्या होता है, अपोज होता है, इसके मोशन का करीब आने का विरोध होता है। जब मैग्नेट नीचे गिर जाती है, अंदर आने नीचे अब और नीचे आता है, तो नीचे जब आता है तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ हाई है। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगी तो दूर जाने नहीं देती, दूर जाने का विरोध करेगा, तो जाहिर फिर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगा, कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए इसका दूसरा केस देखते हैं। अब की बार ये क्लोज लूप नहीं है, यहां बीच में ब्रेक है। तो ब्रेक है तो क्या होगा, यहां पे मैग्नेट गिरेगा तो ये क्या होगा, जी के बराबर होगा, जी से बड़ा होगा, जी से छोटा होगा, एक्सेलरेशन का मान क्या होगा। तो यहां पे विद्यार्थी ये बताना है ए का मान जी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मैग्नेट नीचे आएगा तो भाई फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। हाँ, तो फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। अगर क्लोज लूप है तो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। तो यहां कहेंगे इंड्यूस्ड करंट कितना उत्पन्न होगा, यहां पे 0 होगा। इंड्यूस्ड करंट के लिए क्लोज लूप का होना आवश्यक है। अगर क्लोज लूप नहीं तो इंड्यूस्ड करंट नहीं उत्पन्न होगा। तो इंड्यूस्ड जब करंट उत्पन्न नहीं होगा तो मैग्नेट के मोशन का विरोध कौन करेगा, ये फ्री फॉल हो रहा है मैग्नेट। हाँ, बट ईएमएफ नॉट इक्वल टू 0। देखा लड़कियों, अगर क्लोज लूप है तभी इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है, ये क्लोज लूप नहीं तो इंड्यूस्ड करंट नहीं उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन बट ईएमएफ नॉट इक्वल 0, करंट 0 हो गया लेकिन ईएमएफ 0 नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, फिर भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। लेकिन क्लोज ना होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होगा। जब इसमें इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होगा तो मैग्नेट के करंट का डायरेक्शन ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो ये विरोध नहीं करेगा। अब की बार मैग्नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे तक आएगा, ध्यान दें। तो ये कंसेप्ट आपका यहां हो गया। अब एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए। अगर मैग्नेट जो हम पढ़ रहे थे अब तक, टोटल कंसेप्ट बता रहे, मैग्नेट, ये कॉइल और मैग्नेट बोथ मूव सेम स्पीड। मान लेते हैं ये दोनों सेम स्पीड से ऐसे नीचे ले जाएं, दोनों सेम स्पीड से ऊपर ले जाएं, या इससे पहले जितने एग्जाम्पल पढ़े हम लोगों ने मैग्नेट को मोशन कराया, कॉइल को नहीं कराया। मान लेते हैं कॉइल भी उसी डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़े, उतने ही स्पीड से आगे पीछे जाए, तो सेम स्पीड, और उनके बीच की दूरी अगर नहीं चेंज हो रही, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न नहीं होगा, जबकि मोशन दोनों करेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, उनके बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ध्यान दें।
इफ कॉइल एंड मैग्नेट बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम स्पीड देन नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट हेडिंग देखा जाए, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। ध्यान दें विद्यार्थी, बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट को समझा जाए। अब हम यहाँ इस फिगर जो बना है इसकी सहायता से थोड़ा सा और कंसेप्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये मैग्नेट, मान लेते हैं मैं मैग्नेट को ले आ रहा हूं, तो जब मैं ले आ रहा हूं तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जब मैकेनिकल वर्क हम, क्योंकि भाई मैं मैग्नेट को कॉइल के समीप ले जा रहा हूं, तो कॉइल में करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि वो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। मोशन का अपोज करेगा तो हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो यही मैकेनिकल वर्क क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम मैकेनिकल वर्क, जब मैग्नेट को कॉइल के समीप ले जाते हैं तो उसमें फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। यदि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ले जाने में मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। हमारा यही मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल एनर्जी के रूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के रूप में हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ध्यान दें, तो जितना ज्यादा हम मैकेनिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, यस, ये उत्पन्न होता है, हमको मिलता है। तो मतलब मैग्नेट और कॉइल को जितना जल्दी हिलाएंगे, जितना ज्यादा मैकेनिकल वर्क करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट हमको मिलेगा। तो जाहिर है कि जनरेटर वगैरह जो लगता है तो उसमें वो क्या करता है, उसमें जो डीजल डाला जाता है तो वो मैकेनिकल वर्क करता है। मैकेनिकल वर्क करता है तो उसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। तो जितना ज्यादा मैकेनिकल वर्क करते हैं उतना ज्यादा क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लेंज का नियम, तो लेंज लॉ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दें, क्योंकि जितना हम मैकेनिकल वर्क करते हैं उतना हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त होती है। ध्यान दें, एक चीज ये है, अगर विद्यार्थी ऐसा हो जाए, अगर जो कॉइल है इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए कि जो क्या करे, लेंज के नियम का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट कर दे। मतलब इस देश में जितने लड़के हैं वो अपने माँ बाप की आज्ञा का 100% पालन करें, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, तो ये तो आइडियल केस हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये करंट का डायरेक्शन हम ऐसा लेते हैं, करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर दें। मान लेते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा होता, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होता, तो जब ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा कर दोगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ऐसी दशा में जब मैग्नेट कॉइल के समीप आएगा तो क्या करेगा, तो इनके बीच आकर्षण होगा, मतलब ये सपोर्ट करेगा। जब जो है आप अपने माँ बाप का विरोध नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब, आपने सपोर्ट किया, तो वह यहां पे सपोर्ट कर रहा है। देखिए नॉर्थ साउथ के बीच अट्रैक्शन करेगा। अब ये नीचे आएगा, तेजी से नीचे आएगा, तेजी से फ्लक्स परिवर्तन होगा, ज्यादा इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। आपने एक बार यहां छोड़ा है, ऐसे छोड़ दिया एक बार, अब ये आ रहा है, अब ये दूर जाएगा तो फिर इनके बीच क्या लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा एक बार पुश कर दो तो हमेशा ये क्या होगा, अपने आप स्वतः ही फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, आजीवन आपको इंड्यूस्ड करंट मिलता रहेगा। मतलब थोड़े से मैकेनिकल वर्क है, थोड़े से स्मॉल मैकेनिकल वर्क
थोड़े से मैकेनिकल वर्क से आपको अनंत ऊर्जा मिलती, इनफाइनाइट एनर्जी आपको फॉल होता रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कंसेप्ट से पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, ये चीज संभव नहीं है, प्रकृति विरुद्ध है। ध्यान दें कि ऐसा कोई मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट और कॉइल के बीच, जिसमें रिलेटिव मोशन का क्या हो, विरोध ना हो, ये संभव नहीं। अगर विरोध नहीं होगा, कॉइल और मैग्नेट के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसका विरोध अगर नहीं होगा, तो थोड़े से मैकेनिकल वर्क से हमें इनफाइनाइट एनर्जी मिलने लगेगी। तो इस दशा में तो एनर्जी की समस्या ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ना होता हो। हाँ, तो ध्यान दें विद्यार्थी, तो हम जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन कराते हैं तो इसमें हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। यही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी अर्थात ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ से फिर इंड्यूस्ड करंट हमको मिलने लगता है। यस, और अगर किसी कारण से मैग्नेट और कॉइल के बीच विरोध होना बंद हो जाए, मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए कि वो रिलेटिव मोशन का विरोध न करे, तो ऐसी दशा में एक थोड़े से मैकेनिकल वर्क से इनफाइनाइट एनर्जी मिलने लगेगी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या है, असंभव है, ये चीज संभव नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।